नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात सरबजीत की मौत से उठे सवालों की। आखिर वो कौन सी वजह हैं जो सरबजीत की मौत के लिए जिम्मेदार बनी? और सिर्फ सरबजीत ही क्यों, सरबजीत से पहले और सरबजीत के बाद सीमा के इस पार और सीमा के उस पार कैदियों के हालात किस तरह के हैं? तो आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय कैदियों की स्थिति पाकिस्तान में या पाकिस्तानी कैदियों की स्थिति भारत में किस तरह की है। लेकिन इस चर्चा के अलावा इस चर्चा की वजह क्या है, इस पर देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है, जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया। ये हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं की, ये हत्या पाकिस्तान की सरकार ने किया है। पाकिस्तान के संस्थानों को इसका हिसाब देना चाहिए। यह गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है। यह शख्स 23 साल से पाकिस्तान की जेल में था। उसकी हिफाजत पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सरबजीत पर हमला भले ही लाहौर की कोट लखपत जेल के भीतर हुआ हो, लेकिन क्या इशारा कहीं बाहर से था? क्या कभी हमले का सच सामने आएगा कि सरबजीत की हत्या किसने कराई? 1990 में 2 पाकिस्तानी शहरों में बम विस्फोट मामले में सजाए मौत पाने के बाद सरबजीत बरसों जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार बदले की आग ने उसकी जीवन लीला खत्म कर दी। उसकी मौत पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, मैं सरबजीत के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे भारत के वीर सपूत थे। तो आखिर भारत उसे क्यों नहीं बचा पाया? अब क्या करें? एक मुल्क जो कि किसी कानून को नहीं देखता, इंसाफ को नहीं देखता, हमें उससे अफसोस तो ये है कि हमारा पड़ोसी है। कोई हिंदुस्तान का नागरिक दुनिया में सलामत है? एक सरबजीत को नहीं बचा पाते। लाचारी हो या कमजोरी, कीमत सरबजीत को जान देकर चुकानी पड़ी। तकरीबन 3 महीने पहले वही जेल, वही हालात और वैसी ही वारदात। तब शिकार भारतीय कैदी चमेल सिंह बना था। भारत और पाकिस्तान की जेलों में एक दूसरे के सरबजीतों और चमेल सिंहों की कोई कमी नहीं है। 2 देशों की दुश्मनी की कीमत चुकाते ये लोग बड़े खेल में छोटे प्यादे। पर अहम सवाल ये कि क्या हुक्मरानों को कभी इस दर्द का एहसास होगा और क्या कोई रास्ता कभी निकल पाएगा? और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान 1992 से लेकर 2006 तक इन्होंने कोट लखपत जेल में काटी है। तकरीबन 14 साल ये कोट लखपत जेल में रहकर बाहर आए हैं। इनसे पूछेंगे इनकी आप बीती कैसी रही। बहुत स्वागत है आपका स्वर्णलाल जी। हमारे साथ संदीप दीक्षित हैं जो कि वरिष्ठ सहायक संपादक हैं द हिंदू अखबार में। हमारे साथ इसके अलावा RS काला साहब हैं जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। काला साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ TCA रंगाचारी हैं जो कि पूर्व राजदूत रह चुके हैं। रंगाचारी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वीना कुकरेजा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और भारत पाक मामलों को गंभीरता से जानती हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले स्वर्णलाल जी, क्योंकि ये कहानी आप जैसे तमाम कैदियों के ऊपर है जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। आप किस मामले में जेल में गए थे पाकिस्तान के और कैसे फिर रिहाई हुई? जी मैम, गया तो मैं स्पाई के लिए था और रिहाई हुई मेरी माँ और मेरी मिसी की वजह से। अगर उसके लिए आप बोलें कि इंडिया गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ किया, कभी कुछ किया, तो वो कभी नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर किया कि मेरी मिसी की उन्होंने हेल्प की थोड़ी। लेकिन आपका अनुभव वहाँ की जेलों में रहने के दौरान किस तरह का रहा? मैम, दूसरे मुल्क की जेल, वो भी दुश्मन मुल्क, हम तो नहीं इंसानियत ये नहीं कहती है कि वो दुश्मन है, लेकिन जो उनका बिहेव है या जो भी आज तक वो करते आए हैं उससे दुश्मनी कहा जाएगा। तो दुश्मनी वो हमारे लिए हमेशा नफ़रत उनके मनों में है और उनकी जो
जनरल नॉलेज है उसमें भी उन्होंने ये बताया गया है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए उनके बच्चों के दिमाग में भी जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप जेल में थे उस दौरान आप लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या काम लिया जाता था, लोगों का व्यवहार, आपके साथी कैदियों का व्यवहार आपके साथ किस वही तरह बता का रहा हूँ रहता कि था? जब वो उनके दिमाग में ये सब है तो हमारे लिए कैसी भावना रखते होंगे अपने मन में। वो हमेशा हमें बुरी नजर से या जिसको क्या आप लोगों की आपसी कोई बातचीत होती थी साथी कैदियों से वहां के? हमारे अपने साथी कैदी थे भारतीय, तो पाकिस्तानियों से भी होती थी। कभी जैसे क्रिकेट मैच ही चल रहा उसके ऊपर हो जाती तो हमें तंज करते थे। और जो वहां के जेल के अधिकारी थे उनका व्यवहार कैसा था? जेल के अधिकारी तो ऐसे थे कि अगर उनका बस चले तो वो मार दे हमें। इंडिया और पाकिस्तान को अब मैच्योर हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए और अपने स्पाइस को एक्नॉलेज करना चाहिए। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने जासूसों को एक्नॉलेज करते थे और एक्सचेंज करते थे, बल्कि 2010 या 11 में एक पूरी स्लीपर सेल पकड़ी गई थी रूस की अमेरिका में, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत महिला भी थी। तो वो जो स्लीपर सेल पकड़ी गई थी उसके बदले अमेरिका ने अपने 2 जासूस रूस से लिए और इन सबको रूस भेजा। बाद में वो महिला बहुत ही कवर फोटो वगैरह पे आने लगी हैं और सेलिब्रिटी हो गई। पर ये है कि एक स्टेज पे एक्नॉलेज भी करते हैं। इसका मतलब आप इस सवाल को वहां ले जा रहे हैं कि जहां पर स्वर्ण सिंह ने इस बात को छोड़ा था कि इनको उस तरह की मदद नहीं मिली जिस तरह की मदद की ये उम्मीद करते हैं और जिस तरह की मदद सरबजीत सिंह को मिली। जी, क्योंकि स्पाइंग जो है ये स्टेट क्राफ्ट का एक इंटीग्रल हिस्सा है। देश चलाना हो, राज्य चलाना हो, रजवाड़ा चलाना हो, आपको गतिविधियों पे, औरों की गतिविधियों पे, दुश्मनों की गतिविधियों पे, इवन दोस्तों की गतिविधियों पे, अमेरिका ने तो 2-3 बार हमारा पेनिट्रेट किया है यहाँ पे ऑपरेशंस, RAW का, NTRO का, इन सब का। इनफैक्ट यहाँ से तो एक RAW का अफसर और उसकी फैमिली को अमेरिका जाली पासपोर्ट बना के बाहर ले गया क्योंकि वो पकड़े जाने के करीब था। तो स्पाइंग एक इंटीग्रल पार्ट है, ये मानना चाहिए और ये सब मानते हैं। अब एक स्टेज आ गई है जहां आप मैच्योर हो जाइए, जहां अपना स्पाइंग का मानिए। तो जैसे स्वर्ण सिंह का केस था तो ये एक बिनाइन केस होगा स्पाइंग का, मे बी इनको 4-5-6 साल में निकाल लेते, एक्सचेंज कर लेते प्रिजनर के लिए जो कि टेररिज्म के केस में नहीं इन्वॉल्व हैं और या स्मगलिंग के केस वाले हैं। उन सबको तो आप पहले निकाल सकते हैं। यहाँ तो सारे के सारे जो हैं टका से इनके साथ मुश्किल इसलिए हुई, आप ये कह रहे हैं कि इनके साथ मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि ये स्पाइंग के केस में बंद थे और इसलिए भारत सरकार ने इनकी मदद नहीं की? हाँ, एग्जैक्टली कि आप अपने जासूसों को मानते ही नहीं ना। पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान तो किसी को भी नहीं मानता है, तो उनको तो गाड़ा ही यहाँ जाता है मारने के बाद, जब मर जाते हैं ये किसी एनकाउंटर में, वो तो किसी को ही नहीं मानता। और हिंदुस्तान भी नहीं मानता कि उन्होंने किसी को भेजा। अब ये तो बचकानी सी बात है ना आज की दुनिया में कि कोई देश किसी के यहाँ स्पाइंग के लिए नहीं भेज रहा। तो एक स्टेज यहाँ आनी चाहिए। 1 जनवरी को प्रिजनर्स की लिस्ट एक्सचेंज की जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज की जाती है। तो उन प्रिजनर्स की लिस्ट में जो लंबे अवधि के हैं, अभी सिर्फ धाराएं दी जाती हैं, आप बेहतर बताएंगे, तो उसमें लंबी अवधि के हैं, उनके सेंटेंसेस बताए जाएं, उनके जुर्म बताए जाएं, इन टर्म्स धाराओं में नहीं, इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक उसमें, और फिर उसमें मैच्योर लोग हैं एक्सचेंज करें। रंगाचारी साहब, जो संदीप कह रहे हैं कि आपको भी लगता है कि अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो स्पाइंग की केस में पकड़े हुए लोग हैं उसको भी अब लिस्ट में शामिल किया जाए? ये जो फहरिस्त जो दोनों तरफ से बनती है उसमें इस हिसाब से नहीं बनती कि किस जुर्म में ये शख्स जो है वो हिरासत में लिया गया है, उसे कोई सजा वगैरह हुई है। सिर्फ नाम होते हैं, किस जेल में है, इनका जिक्र होता है। अब जहाँ तक कि रिहाई का सवाल है, मछुआरों की बात मैंने की, ये तो रिहाई इनकी होती ही है। लेकिन रंगाचार्य साहब, अगर स्टेट को ये नहीं पता होगा कि कौन किस जुर्म में बंद है तो उसको मदद कैसे दी जाएगी? जो लीगल एड की बात है या जो दूसरी मदद देने की बात है, अगर मान लीजिए हमारे देश का नागरिक दूसरे देश में बंद है और वो कोई छोटे मोटे मामले में बंद है तो और हमारी ज़रूरत है उसे मदद देने की, तो हम कैसे देंगे अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि वो किस मामले में बंद है और उसे कैसे मदद पहुँचानी है? ये एक कदम पीछे हटें तो उसमें ये देखिए कि किस जुर्म में बंद है, ये मेरे ख्याल से उतना अहम नहीं है। सिर्फ एक केस में अहम है, वो जो संदीप जी ने अभी जिक्र किया, टेररिज्म का। क्योंकि
क्या होता है, दो चीज़ें हैं जिसमें कि इस तरह की चीज़ एक्सचेंज वगैरह हो सकती है। एक तो यह है कि अभी जैसे इटली के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं इटली का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अभी वो काफ़ी चर्चित है आजकल, कि आप सज़ा दे दें, लेकिन जिसको आपने सज़ा दी है वो अपने ही देश में जाकर के वापस वो सज़ा काटे। तो एक तो ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि राजनीतिक तौर पे सरकार, दोनों सरकार जो है आपस में फैसला करें कि भाई ठीक है, चलिए जो फला तारीख तक कैदी रह चुका है या जिसको हमने फला तारीख तक पकड़ा है, इन सबको हम रिहा कर रहे हैं। ये एक दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता अपनाना है, मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखें कि किस जुर्म में पकड़ा गया है, उस तरह से अगर अलग करने की कोशिश करें तो दोनों देशों की यही प्रयास तो यही होगा कि भाई वो ये ना कहें कि ये हमारा जासूस रहा है, क्योंकि उसका एक दूसरा असर ये हो सकता है कि अगर आप कहें कि हमारा जासूस रहा है तो उस आदमी पे और तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। जी वीना जी, आप इसे किस तरह से देखती हैं? स्पाइंग जो है इंटीग्रल पार्ट है स्टेट क्राफ्ट का, लेकिन हमारे यहाँ भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इसको हम एक्सेप्ट करें। अब आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो स्पाइज हैं उनके भी राइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे उनके क्लियरली कहीं राइट्स की बात नहीं की जाती है और डिनाई किया जाता है कि स्पाइज है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में डिनाइल की ही जो है पॉलिसी अपनाते हैं। डिनाइल की वजह से सोन सिंह जैसे लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ जी, उनको सफ़र करना पड़ता है और उनको लगता है अन्याय हो रहा है। और अभी बीच में कुछ स्पाइज ने अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं, तो उसमें भी यही उन्होंने इस तरह का अपनी जो परेशानियां हैं उनका जिक्र किया है। तो इसके लिए अब जब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें एक क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये स्पाइज के क्या राइट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी, जिस तरह से कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। तो एक इसके लिए एक मैच्योर व्यू, एक पॉलिसी में चेंज लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं तो स्पाइज जो हैं वो सफ़र करते ही रहेंगे इस तरह से। खल्ला साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्पाइंग के मामले में किस तरह की सज़ा होती है और कितना मिनिमम सज़ा है जिसको काटकर वो छूट सकते हैं, और इसके बाद क्या वापस आकर वो अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से गुजारना चाहें तो वो गुजार सकते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं स्वर्णलाल जी का उदाहरण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तान की जेलों में या हिंदुस्तान की जेलों में पाकिस्तानी लोग पड़े हुए होंगे। उस मामले में क्या किए जाने की ज़रूरत है? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले, जो भी बंदी होता है किस जुर्म के भी हो, 302 के अंदर है, 307 के अंदर है, उसके जो मानव अधिकार होते हैं वो कम नहीं होते, चाहे वो किसी भी जुर्म में, जिस भी जुर्म में हो, स्पाइंग के जुर्म में हो, टेररिज्म के जुर्म में हो, जिसमें हो, जिस बंदी के जो मानव अधिकार हैं वो पूरे रहते हैं, आप वो छीन नहीं सकते। उसको हक होता है जीने का, उसको हक होता है कपड़े पहनने का, उसका हक होता है अच्छी रोटी खाने का, अच्छी जगह सोने का, ये उनके हक हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज़ किया, ये अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने भी ये रिकग्नाइज़ किया कि ये सारे उनके हक होते हैं। अच्छा, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बंदी हो उनको दिए जाएं, और अगर ये हक हैं जो उनके, अगर किसी ने ये छीन लिए तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन उसमें दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो यहाँ कोई वो नहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर स्टेट की बनती है तो इंडिया गवर्नमेंट की नहीं बनती है कि वो भी पूछे उनको कि हाँ भाई आप इनका हक क्यों मार रहे हैं, क्यों मार। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ में भारत में ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत के शहरी उनके मुल्क में है, ये इंडिया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि वो पूछें कि वो क्यों उधर हमारे। आप दोनों के इन सवालों का जवाब एक ब्रेक के बाद लेंगे और चर्चा जारी रहेगी, बने रहेगा हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं सीमा पार देशों में मौजूद कैदियों के हालात की, और हमारे साथ तमाम मेहमान तो हैं ही, लेकिन एक खास शख्स हैं जो पाकिस्तान की उसी कोट लखपत जेल में 14 साल गुजार कर लौटे हैं जिस कोट लखपत जेल में सरबजीत की मौत हुई, और उनका अपना एक्सपीरियंस किस तरह का है इस पर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। स्वर्णलाल जी, ये बताइए कि जिस समय आपको कैद किया गया,
क्या इसकी इत्तला, क्या इसकी जानकारी आपने भारतीय उच्चायोग को दी या दे पाए आप? क्या आपको वहां पर जो एक कैदी का हक होता है, जो लीगल एड का यानी वकील मिलने का या दूसरे सारे हक, वो सब मिले? कौन आपका केस लड़ा? कैसे आपको आपकी रिहाई हुई? मैम, जब हमें अरेस्ट किया गया, आर्मी की बारक में डाल दिया गया, हमें तो मालूम नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, हम एम्बेसी के साथ कैसे कांटेक्ट कर पाते। हमें सेल से निकालने के लिए 20 आदमी मैगजीन चढ़ाएंगे राइफल की, और 20 बार जब आवाज़ें आएंगी तो हर जितने भी उधर कैदी बंद होते हैं, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये नहीं मालूम होता है कि किसका नंबर अभी लगना है। नंबर लगना है, वो मैगजीन चढ़ी है तो इसका मतलब है कि उसको इंटेरोगेट रूम में लेकर जाएंगे वो। तो हम वहाँ कैसे बता सकते हैं कि हम यहाँ अरेस्ट हैं, अपनी एम्बेसी को या अपने घर वालों को कैसे बता सकते हैं? हम इन चीज़ों से कोसों दूर होते हैं कि हम किसी को इन्फॉर्म कर सकें। जी जी जी, ये जो बता रहे हैं रंगाचारी साहब, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 6-6 महीने लग जाते हैं और सरकारों को पता ही नहीं होता है, चाहे वो वहाँ की सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, कि हमारा आदमी कैद में बंद। 6 महीने नहीं, 6 साल। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसको अलग अलग नज़र से, एक तो सरकार की बात, अगर अभी संदीप जी ने बात उठाई थी, फिर आपने भी इसका जिक्र किया कि जो किस तरह से कोई जासूस वगैरह है उनको किस तरह से उनके साथ किस तरह से सलूक वगैरह किया जाए। अगर यहाँ का कोई महकमा या वहाँ का कोई महकमा किसी जासूस को भेजता है, उन्हें ज़रूर इसकी कम से कम एक अंदाज़ तो होना चाहिए, चाहे पुख्ता ना हो, लेकिन एक अंदाज़ तो होना चाहिए कि हमारा जो ये आदमी है वो कहीं फंस गया है, मिसिंग है, वो हमारे लिए जो कल तक काम कर रहा था आज वो काम हो नहीं रहा है, इसके बारे में कोई पूछताछ की जाए। ये यहाँ पर उस महकमे की बात हो रही है जिसने उसको भेजा है। ज़रूरी नहीं है कि विदेश मंत्रालय या जो उच्चायोग है उसको इसकी खबर हो, क्योंकि जितना कुछ इस तरह का काम होता है वो इस दायरे से बाहर होता है जी। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात जो सोचने की है वो ये है कि अगर इस स्टेज पे जबकि कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है, अगर आपने ये दूसरी सरकार को बताया कि भाई ये तो हमारा भेजा हुआ है, ये हमारा, क्या उसके साथ में जो सलूक होगा वो बेहतर होगा या बदतर होगा? अब अगर उससे उस आदमी की जान खतरे में पड़ सकती है तो फिर क्या उचित होगा कि आप ये बात दूसरी सरकार को कहें? तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसके मैं आज इस चीज़ पे बिल्कुल इस तरह से नहीं कह सकता हूँ कि इसी तरह से काम होना, लेकिन ये सब सोचने वाली बात है जी। संदीप, क्या आपको भी लगता है कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए, अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि वो हमारा स्पाई या उनका स्पाई है, तो जो कैदी है उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है? स्वर्ण सिंह जी ने तो आधे घंटे में बता दिया होगा कि उन्होंने क्या काम किया, तो वो तो हम पे थोड़ी निर्भर कर रहा है या सरकारों पे थोड़ी बैठे हुए हैं कि बताने के लिए कि क्या हो रहा है। वो तो ये बता ही देंगे आधे घंटे में इंटरोगेशन के अंदर। तो सीक्रेट कुछ नहीं रहता, सब पता रहता है। तो उसमें यही है जो आप कह रही थी कि मैच्योरिटी की ज़रूरत है, दोनों देश मैच्योर हों। ऐसा नहीं है कि सरबजीत अकेला मारा गया हो जेल में दूसरे देश का। यही कोट बलवल जेल जो जम्मू है, या 1998 में सज्जाद अफगानी को मारा गया था। और सज्जाद अफगानी को क्यों मारा गया था? बोले कि टनल खोद के भाग रहा था, तो टनल का तो एक एंड जेल में ही था, दूसरा तो खुला भी नहीं था, तो मारने की क्या ज़रूरत थी? मारा गया। तो इस तरह के जो अमानवीय बर्ताव है दोनों तरफ, उसके लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम कर रही है ये जॉइंट कमेटी ऑन प्रिजनर्स जुडिशियल रिटायर्ड जजों की। इन्होंने कई लोगों को छुड़वाया भी है। तो हिंदुस्तान ने बल्कि कल पहल की है, प्रस्ताव दिया, पहली बार पाकिस्तान को, हिंदुस्तान का चूंकि मॉरल हाई ग्राउंड स्लिप हो गया जब से सनाउल्लाह पे असॉल्ट हुआ, तो इन्होंने फिर प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में दिया कि ये हम दोनों बैठ के जुडिशियल कमेटी ने जो जो सुझाव दिए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये मौका है, जबकि सरबजीत का केस ये भी सच है कि जब मुंबई टेरर अटैक हुआ उसके बाद से 3 साल तक उनकी कोई बैठक ही नहीं हुई, कुछ कोई उसमें एक्शन ही नहीं रहा। तो ऐसे मामले क्या ऐसी कोशिशों को और पीछे ढकेल देते हैं? और क्या आज के हालात अगर देखा जाए, जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि मोरल ग्राउंड, थोड़ा सा मोरल ग्राउंड डाउन हुआ है क्योंकि सनाउल्लाह के ऊपर जैसे चला गया तो अब ऐसी स्थिति में फिर वो जॉइंट एक्शन कमेटी कैसे काम करेगी या जॉइंट जुडिशियल कमेटी कैसे काम करेगी? उसमें तो मेरे ख्याल से हम एक ही सुझाव दे सकते हैं कि उसे क्वारंटाइन किया जाए। पर 2008 में जो बर्बरता पूर्वक हमला हुआ जिस तरह हुआ,
तो उसमें संभव ही नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी जो है पाकिस्तान से बात करे, अफसर या जज, या पाकिस्तान जा पाए, ऐसा तो माहौल ही नहीं था। तो जाहिर है कि वो 2-3 साल तक बंद रही। पर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जा के। अभी इनकी ताज़ा रिपोर्ट कल आई है, 6ठी रिपोर्ट, जिसके ऊपर उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं। और हिंदुस्तान की ये पहल है, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सलमान बशीर साहब से कल बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है हिंदुस्तान का प्रस्ताव तो हम भी उसकी तरफ सकारात्मक रुख करेंगे। उन प्रस्तावों में यही सारी बात है कि जो रंगाचारी साहब भी बता रहे थे कि अमुक तारीख तक, इतने साल तक फलां जुर्म के लोगों को फिर अवधि के ज़्यादा ना रखा जाए, उनके साथ ख़ास तौर से मछुआरों के साथ उनके साथ टाइम बाउंड पीरियड में वापस किया जाए, उनकी नावें जो रख ली जाती हैं वो भी साथ दे दी जाएं, और बाकी भी सारे सुझाव हैं कि इस तरह की नौबती ना आए मछुआरों के साथ कि वो गिरफ्तार हों, वो भी समुद्र के ऊपर। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर इस पे वाकई दोनों पहल करें और एक दूसरे के कैदियों के प्रति, जैसा बता रहे अमानवीय बर्ताव, वो अपने ही कैदियों के प्रति आप दुगना बता रही थी। पाकिस्तान के जेलों में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जेलों में तिगने लोग होंगे। तो दोनों जगह जेलों की खराब है। यही नहीं, पूरे रीजन की, तुर्की से आप ले लीजिए, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ चाइना, सारा। एक और मामला उठाया जा रहा था कि क्यों ना जो है ट्रांसफ़र किया जाए जेलों में बंद कैदियों की, यानी अपने देश के कैदियों को यहाँ पर ले आकर सजा दी जाए, उनके देश के कैदियों को वहाँ पर भेज दिया जाए। उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें समस्या है कि सत्ता के करीब या इंटेलिजेंस एजेंसियों के करीब जो आदमी है उसको तो फिर वो छोड़ देंगे, चाहे वो पाकिस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, उससे रिश्तों में कटुता आएगी। तो मेरे ख्याल से ये सुझाव अच्छा है, पर ये सार्थक नहीं हो पाएगा। मानने वाला नहीं है, मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ आए तो इनको तो छोड़ दिया जाएगा अगले दिन, या यहाँ से कोई उधर जाए तो वो उसको भी अगले दिन छोड़ दिया जाएगा। तो ये भय रहेगा दोनों सरकारों में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैच्योरिटी है नहीं अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, तो ये जो भय है इसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो मौजूदा जो हमारे पास मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश है। जी कल्ला साहब, जो संदीप का कहना है कि जो जॉइंट जुडिशियल कमेटी की तरफ से सुझाव आ रहे हैं, अगर उसको हम थोड़े लेवल पे भी पालन करें तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ रास्ता आसान होगा। रास्ता तो ज़रूर हो जाएगा ठीक, लेकिन बात यह है कि दोनों देशों में आपस में कोई समझौता नहीं हो रहा इस मसले के ऊपर। समझौता इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे दीक्षित साहब ने कहा, भय है दोनों तरफ। लेकिन दोनों देश इसको देखते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान का टकराव है जी। इस नाते पे अगर देखोगे तो कुछ काम नहीं होगा। अगर आपने मानव अधिकार के नाते में देखा तो मैं समझता हूँ 1 नहीं 2, 3, 4 स्टेप आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये सिर्फ मतलब इंटरस्टेट रिलेशन का नहीं है, स्पाइस का नहीं है, ये लोगों की मानव अधिकार का भी है जी। और क्या लोगों की मानवाधिकार में जो भय की वजह है वो पुराने राजनीतिक अनुभव भी या जो राजनीतिक कारण है वो भी कहीं आड़े आ रहे हैं? बिल्कुल, ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो एक साइकी है सस्पिशन की, उस साइकी की वजह से जो है आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाती हैं। और ख़ास तौर पे अभी जैसे एक तरह से पूरा काउंटर अटैक हो गया, तो वो चीज़ें और भी सस्पिशन को बढ़ा रही हैं। और इसके अलावा जो शुरू से लेकर कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं वहाँ पे, जैसे हु इज़ द मेन प्लेयर देयर, आर्मी इज़ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली द लार्जर प्लेयर। तो वहाँ पे ये जो आर्मी है, ये जो तालिबानाइजेशन है, ISI का रोल है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कि अगर हम सर्बजीत का एग्जांपल लें तो जरदारी ने 2012 में कह दिया था कि उनकी जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया। तो उन्होंने 22 साल स्पेंड कर लिए थे, तो उनको छोड़ा जाना था। लेकिन 5 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट आ जाती है वहाँ पे
कि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन थी, जो जिसे छोड़ा जाएगा वो सुरजीत सिंह है। तो कैसे 5 घंटे में आपके जो प्रेसिडेंट आप ये 2012 के उदाहरण दे रही हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आती रही और इस तरह की बात आती रही कि सरबजीत एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है और उसको छुड़ाने की बहुत बार कोशिश हुई। कई बार ये भी हुआ कि अब वो छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं छूटे। लेकिन एक सवाल उससे बड़ा है रंगाचारी जी, वो ये है कि अब सरबजीत के शव को जिस तरह से भारत में लाया गया, जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये क्या संदेश देता है दूसरे देश में जो जिस शख्स के ऊपर कोर्ट केस चला, जो दोषी पाया गया, उसे अगर हम अपने यहाँ ले आकर इस तरह से राजकीय सम्मान दे रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहा है? इसको अगर सवाल को आप इस नज़र से देखें कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया उसे थोड़ा अलग रखें। आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि अगर पाकिस्तान में कोई, यहाँ पाकिस्तानी कोई बंदी है, चाहे किसी जुर्म में हो, जिस तरह से सरबजीत पे आरोप थे, उस तरह के अगर आरोप के सिलसिले में अगर यहाँ पर वो गिरफ्तार हुआ, उसके ऊपर मुकदमा वगैरह चला, उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ फैसला वगैरह दिया और फिर उसकी रिहाई होती है, वो वापस जाता है, और पाकिस्तान में अगर उसे इस तरह से सम्मानित किया जाता है, तो हिंदुस्तान में लोग क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इसे पाकिस्तान के सरकार ने, पाकिस्तान की जो भी, अभी आप आर्मी का जिक्र कर रही थी, ISI का जिक्र कर रही थी, इन्होंने भेजा था। अब जो आरोप लगे थे, अगर उसी तरह के आरोप उस केस में भी हों, तो हम कहेंगे भी देखिए इसमें तो सरकार का हाथ है, जो कुछ कांड हुआ है वहाँ पर जिसकी वजह से ये गिरफ्तार हुआ है। तो क्या हम ये मैसेज देना चाहते हैं? अगर ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं तो हमें फिर क्या रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे चीज़ हैं जहां आप जिसको सम्मान देना चाहते हैं, जिसको आप एक अहमियत देना चाहते हैं, वो एक हद तक दे सकते हैं, साथ साथ में एक वो इंडिविजुअल के लेवल पे है जी, और एक जो है वो सरकार की, देश के स्तर पर है। तो इसमें हम क्या कोई इस तरह का एक फर्क ला सकते हैं? जी, और एक और सवाल है कि इस सम्मान को यूनिफॉर्म तरीके से क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? जैसे अगर ये सम्मान देना ही है तो इनको भी मिलता, और इससे पहले जो मारे गए शख्स थे उनको भी मिलता। सभी को एक बराबर नजरिए से क्यों नहीं देखने की जरूरत है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सरकारों के रवैये और सीमा पार कैदियों के हालात की। स्वर्णलाल जी, आप ये बताइए कि आप जब 14 साल तक जेल में रहे, उस दौरान ऐसे हादसे, जिस तरह का हादसा सरबजीत सिंह के साथ हुआ या चमेल सिंह के साथ हुआ, पहले भी कभी आपने देखे? अपनी आंखों से भी कुछ देखा? जी हाँ, बिल्कुल देखे। हमने एक केस देखा बिहारी लाल का, जो पठानकोट सुजानपुर का रहने वाला है। तो उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं, बॉर्डर क्रॉस है, वो शो नहीं कर पाए हैं, साबित नहीं कर पाए हैं कि इसके ऊपर क्या चार्ज लगाना है। लिहाजा कोर्ट में लेकर गए, उन्होंने डिटेन आर्डर, जिसको बोलते हैं नज़रबंद कर दिया, और कोर्ट ने आर्डर किया। उसने बोला कि जी मैं गैर मजहबी हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, लिहाजा मैं यहाँ का जो भी राशन पानी है मैं नहीं खा सकता। कोर्ट ने हिदायत की कि आप इनको कच्चा राशन दें और जो भी इनकी ज़रूरत है उसको दें। तो बिहारी लाल जी ने उधर जेल में जाके एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार बोला कि सर मुझे राशन दीजिए, मुझे कपड़े दीजिए, मुझे साबुन तेल दे दीजिए। तो उन्होंने नहीं सुना, बल्कि उसको जान से मार दिया, हमारे सामने मार दिया। किसने मार दिया? कैदियों ने या जेल के अधिकारियों ने? जेल अथॉरिटी ने, कि वो डेली जाके शाम के टाइम उसने बोलना है, जो हमारा इंचार्ज था उसको बोलना है। वो नया लड़का आया था 2 स्टार लगाकर, उन्होंने बोला सर मेरा वो दे दीजिए। तो ऐसे रोज ब रोज चलता था। एक दिन हमारा जो जेल का सुपरिटेंडेंट था उसको अटैक हो गया, और दूसरी जेल का, उधर लाहौर कैंप जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल, वहाँ से सुपरिटेंडेंट साहब आ गए। तो उन्होंने आके, वो जो असिस्टेंट था उन्होंने बताया जी ये कुछ लोग हैं इनमें जो ख़राब करते हैं हमें, ये है वो है। तो उन्होंने बोला साहब हमने साबुन तेल का सवाल किया था, अभी तक मिला नहीं साहब। तो जो 2 स्टार वाला था उसने बोला भाई बैठ जा। तो उसने सुपरिटेंडेंट साहब को बोला साहब ये आपके सामने हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से क्या हाल करते हैं हमारा। तो सुपरिटेंडेंट साहब एक कदम पीछे हटे, वो दूसरी जेल से आए थे, एक कदम पीछे हटे, उन्होंने एक किक बिहारी लाल के मुंह पे रसीद कर दी। तो बिहारी लाल उनकी तरफ देखने लग गया, उन्होंने दूसरी कर दी रसीद। तो फिर बिहारी लाल बोल पड़ा कि आप हमें देते तो कुछ है नहीं, मारने को पड़ जाते। तो वो बोला ये बोलता है।
जो पुलिस वाले दूसरे सार्जेंट थे उन्होंने डंडा पूरा उसके मुंह में डाल दिया और हमारे देखते देखते उसके मुंह से और नाक से खून बहने लग गया। तो जो उसकी जान बची थी, उसको पनिशमेंट ब्लॉक होता है जेल में, वहाँ ले जाके उसको मार दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका ये पीछे से वो तोड़ दिया और वो 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। सरबजीत के मामले में आपको क्या आशंका हो रही है? देखिए वहाँ को जैसे कि इस कमरे में कोई दूसरा इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता है, तो वहाँ कैसे जा सकते हैं? 6 आदमी कैसे जा सकते हैं एक साथ? सार्जेंट वहाँ मौजूद रहते हैं, 2-3 सार्जेंट हर टाइम रहते हैं, तो कैसे आदमी जा सकता है वहाँ अंदर? जी, अगर जेल की मिली भगत ना हो तो मुमकिन नहीं है ये। अल्लाह साहब, आप सुन रहे हैं कि कैसे कैसे एक कैदी को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं विदेशी जेलों में। बिल्कुल, जो इनके ये बता रहे हैं ये तो बिल्कुल लाजमी बात लग रही है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इनको हमारी सरकार को टेक अप करना चाहिए और स्ट्रांगली टेक अप करना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले हैं ये सिर्फ साधारण मामले नहीं हैं, ये मामले हैं मानवाधिकार के मामले हैं। हम नहीं कहते कि ये जो इसने दोष किया इसको कम कर दो या इसको रिहा कर दो, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो इसका मानव अधिकार है उसको पूरा किया जाए। जी, मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर ऐसे होगा तो फिर मतलब वहाँ की न्याय व्यवस्था पर, वहाँ की पूरी प्रणाली पर सवाल उठने लगेंगे। जिस तरह का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने एक भारतीय कैदी की मौत देखी। जिस तरह की बात अभी सोनलाल जी ने की है हिंदुस्तानी कैदी के बारे में, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इन्हीं मुद्दों पे, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा हो रही, उनकी जुडिशरी में इसके बारे में चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जब मुशर्रफ साहब वहाँ पर उनकी हुकूमत चल रही थी तो उन्होंने 60-70 जजेस जो थे उनको ऐसे ही बर्खास्त कर दिया था। और अभी हाल में जो उनकी जुडिशरी, उन्होंने अब एक फैसला दिया है कि ये ज़िंदगी भर चुनाव नहीं लड़ सकते वहाँ पर। तो वहाँ जिस तरह के हालात जेल में ही हों या बाहर और सोसाइटी में हों, उसके ऊपर एक बड़ी भारी चर्चा चल रही है। और पाकिस्तान एक दौर से गुजर रहा है जहाँ पर इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि बहुत संगीन तरह से इन चीज़ों पे विचार हो रहा है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा वो तो टाइम विल टेल, जिस तरह से कहा जाता है कि अब 5 साल बाद 10 साल बाद पता लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है, कुछ बुनियादी परिवर्तन वगैरह आया है कि नहीं आया है। और पहली बार अब अगले हफ्ते उनके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, पहली बार 5 साल एक सिविलियन सरकार जो है वो अपने टर्म जो है, जिस तरह की भी हो, कमियां हैं, खामियां ज़रूर हैं, हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है पहली बार वहाँ पर ऐसा लगता है। अगेन पाकिस्तान के साथ बहुत सारी दफा डेमोक्रेसी आ चुकी है, 5 साल एक साथ जी, बहुत सारी आ चुकी है। ऐसा लगता है बेनजीर आई है, नवाज शरीफ आए हैं, फिर उसके बाद बेनजीर आई, फिर उसके बाद लेकिन बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं वीना जी कि क्योंकि वीक डेमोक्रेसी है और इस वजह से भी संस्थाएं कमजोर हैं, और जो संस्थाएं कमजोर हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, आप अगर आप पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो उसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि ये जो सरबजीत के साथ हुआ है इसका लिंक जो है वो आपके कसब और अफजल गुरु के एसिसिनेशन के एग्जीक्यूशन के साथ है। और क्लियरली इसमें है कि लश्कर तैयबा का भी उसमें लिंक है। ये सारी बातें वहाँ क्लियरली मीडिया में आ रही हैं, वहाँ पे वो ओपनली ये सब बातें आ रही है। नहीं तो आप बताइए, जब 2 वार्डन्स वहाँ पे हैं तो किस तरह से इतनी चीज़ें लाके इतने ब्रूटल तरीके से मारा जा सकता है। और अब ऐसी स्थिति में इंसाफ होगा, जिम्मेदार लोगों को सजा मिल पाएगी, सवाल ये है ना। आप ये देखिए कि 22 साल सरबजीत ठीक रहा वहाँ, 23वें साल में ऐसा क्या हो गया कि उसके साथ ये हुआ। तो जेल में जो असॉल्ट होते हैं, कल ही तिहाड़ जेल में असॉल्ट हुआ है, आदमी मर गया, आज के अखबारों में है। तो जेल में 2 तरह के असॉल्ट होते हैं, एक तो प्री मेडिटेटेड असॉल्ट होता है जो कि ये बता रहे थे बिहारी लाल पे या सरबजीत पे या शायद सनाउल्ला पे, ये प्री मेडिटेड। और कुछ होता है जो क्रिमिनल्स आपस में लड़के करते हैं, जो कि कल तिहाड़ का केस था। अभी सनाउल्ला के मामले में आप ये आशंका नहीं जता सकते क्योंकि उस तरह की कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है। आशंका तो सरबजीत की भी है, उसमें भी कोई पुख्ता कानून नहीं है। और पाकिस्तानियों से बात करिए तो वो कहिए सनाउल्ला उस जगह क्यों ले जाया गया था जहाँ की फावड़ा, बेलचा, खुरपी सब पड़े थे, जबकि 12 घंटे पहले भारत सरकार ने सर्कुलर इशू किया था कि सारे पाकिस्तानी प्रिजनर्स को देखा जाए। तो ये तो आशंकाओं का खेल होता है बेसिकली।
और आशंकाओं पे ही चलता है सारा। जी, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या सजा हो पाएगी? शायद, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, रंगाचारी साहब ने बताया कि अब जमहूरियत जो है पाकिस्तान में वो पहली बार 5 साल पूरा किया है और दोबारा भी लग रहा है कि फिर डेमोक्रेसी वाले ही आएंगे। और इनमें से जो ज़्यादातर इलेक्शन में लड़ रहे हैं वो बेसिकली सेकुलर हैं। पीपीपी सेकुलर है, आवामी नेशनल पार्टी सेकुलर है, नेशनल आवामी पार्टी सेकुलर है, थोड़ा बहुत नवाज शरीफ की पार्टी थोड़ा बहुत दोनों साइड खेलती है। तो ये सब सेकुलर पार्टीज हैं जो कि चाहेंगे कि माहौल बेहतर हो। आखिर इनके भी तो नेताओं ने सफ़र किया है। आखिर जुल्फिकार भुट्टो भी तो गिरफ्तार करके एक झूठे ट्रायल के बाद लटकाए गए। नवाज शरीफ भी तो अंदर रहे और फिर सऊदी अरेबिया एग्जाइल कर दिया गया बिना पुख्ता केस। तो ये लोग खुद भुगतभोगी हैं बेचारे फौज के हाथ के। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी सपोर्टेड एक टेरर एपरेटस है और उस टेरर एपरेटस की जब तक जड़ें नहीं खत्म कर दी जाती आर्मी द्वारा तब तक हिंदुस्तान को पूरा विश्वास नहीं होगा। लेकिन सवाल यही पर है कि वो जो एपरेटस की आप बात कर रहे हैं वो क्या वाकई कभी पाकिस्तान से खत्म हो पाएगा? क्योंकि विश्वास दोनों तरफ है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बैक ऑफ होना होगा, तब ट्रस्ट बढ़ेगा। जी, और अभी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चाहे कोई भी वजह हो, कोई भी मकसद हो, टेररिज्म के लिए ऐसा कोई भी एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि साहब ये जो है उसको आप करार दें कि ये सही है। जी, ये चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर मौजूद जो तमाम लोग हैं उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया भर के जेलों में तकरीबन 30 देशों में 6,500 से ज़्यादा भारतीय कैदी मौजूद हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यूएई और सऊदी अरब के देशों में मौजूद हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान के जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की और उनके हालात की। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और अलग अलग तबकों के लोग मौजूद हैं। सवाल करना चाहते हैं, आप कुछ पूछिए। कभी वो लोग कारगिल पे हमला करते हैं, कभी मुंबई पे धमाका, कभी पार्लियामेंट में हमला, कभी हमारे सिपाहियों के सिर काट के ले जाते हैं और कभी सरबजीत को मार के उसका दिल, किडनी, लिवर निकाल के बॉडी हमें भेज देते हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 71 वॉर के कई POWs आज भी जेलों में पड़े हैं, लेकिन शायद सरकार के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैसेज आ जाए एक मैच के लिए, तो अभी दोनों देशों का मैच यहीं पे हो जाएगा। इकट्ठे दोनों देशों के नेता बैठ के मैच देखेंगे और तालियां बजाएंगे। क्या ये सियासत है या इसके अलावा भी कुछ है इसमें? रंगाचारी साहब, नहीं, जहाँ तक के 71 के जो कैदी उसके बाद जो पाकिस्तान की जेल वगैरह में रहे हैं, उनका जहाँ तक उनका ताल्लुक है, इस चीज़ के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, दोनों सरकारों के बीच बातचीत हुई है। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अभी भी जो है कई संख्या ऐसे बताती लोग है, हैं, तकरीबन 74 ऐसे लोग हैं जो 74 क्लेम किया जाता है, बहुत ट्रेस नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, दोनों देशों के बीच में लेकिन बातचीत भी हुई है। और एक मेरे ख्याल से या 2 बार कुछ ऐसा भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से अरेंज हुआ है कि जो हमारे लोग गए। लेकिन ये आपकी बात का जवाब नहीं है, मैं सिर्फ उसमें डिटेल ऐड कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोनों सरकारों को इस चीज़ पे फैसला करना चाहिए कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको तुरंत जो है रिहा कर दिया जाए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज 40 साल के बाद में कोई पाकिस्तान का भी मकसद किसी तरह से पूरा हो रहा है कि इन लोगों को आप जेल में रखें। आज अमेरिका लादेन को उठा के ले जाता है और पाकिस्तान की नाक के नीचे से उसका तबाही कर देता है, लेकिन हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में कि वो जाके वहाँ अपनी बात भी कर सके। हमारे लोगों के सर काट के ले जाते हैं, वापस नहीं आता कोई। और जैसे बताया सरदार जी ने कि 74 कैदी सन 71 से पड़े हुए वहाँ पर, तो क्या ये देश का भ्रष्टाचार नहीं है? जी, नीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो एक सॉफ्ट स्टेट की रही है, तो इसके लिए थोड़ा हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट करना होगा। इंडिया जो एक इमर्जेंट पावर है, इसके लिए हमें थोड़ा सा दिखाना होगा डिप्लोमेटिक प्रेशर। और इसके साथ साथ आपने जैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसके बाद थोड़ी कोर्सिव डिप्लोमेसी अपनाई थी, तो इस तरह से देखकर बहुत कैलकुलेशन के साथ एप्रोप्रिएट टैक्टिक्स अपनानी होंगी। अदरवाइज जो आपके छोटे नेबर्स हैं सारे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के मैं आपको बताऊंगा, बहुत सही पॉइंट कह रहे हैं अमेरिका। लेकिन क्या है कि हर साल पाकिस्तान को 3-4 बिलियन डॉलर की मदद देता है, तो ये जो जनरल हैं वो थोड़ा बहुत इनको अलाउ भी कर देते हैं। मुझे बड़ा मुश्किल है मानना कि बिना पाकिस्तान के जनरलों के जाने ये बिन लादेन को ले गए। कुछ आंख में चौली का खेल हुआ होगा। और अमेरिका के नीचे एक छोटा सा देश है क्यूबा।
50 साल हो गए घेर के मारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया। तो यहाँ अमेरिका का फेलियर है, एक छोटे सा देश, वो भी पड़ोसी में क्यूबा, और यहाँ अमेरिका की थोड़ी सी सक्सेस है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता रहता है इस तरह की बात, ऊंच नीच। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज जब अफजल गुरु पकड़े गए थे तो अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन उनको फांसी नहीं दी गई। किस नाम पे? कि मानवाधिकार योग है और ये बचा रहे हैं उसको। और जब उनको फांसी देने की बात हुई उस समय भी इस बात के लिए काफ़ी हंगामा हुआ, और ये हंगामा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हुआ। आज जब सरबजीत को मार दिया गया तब आज क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे हैं? आज उनसे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आज हमारे इंडियन एम्बेसडर्स वहाँ पर भी बैठे हैं, लेकिन उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि हमारे कैदियों पे इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं जी, तो उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जी अल्लाह साहब, जो आपने बात कही वो बहुत सही कही है। जो मानव अधिकार आयोग है वो हमेशा ही जैसे भी ऐसे को किस्से आ जाते हैं वो उठाती है, ये सवाल उठाती है। लेकिन बात ये है ना, जो हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ इंडिया में है, वो पाकिस्तान में नहीं चलती। अच्छा, दूसरी बात रही कि आपने कहा कि जी हमारी सरकार इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, जो हमारा हाई कमिश्नर है उसको टेक अप करना चाहिए। हो सकता है उसने किया हो, मुझे नहीं मालूम किया कि नहीं किया, हो सकता है उसने किया हो। लेकिन जो हमारी सरकार की एक कमी है ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है, ये जो आजकल का ज़माना है, जो दिस इज़ द एज ऑफ द मीडिया, दिस इज़ द एज ऑफ टेलीविज़न। सब हमारे जो नागरिक हैं टेलीविज़न देखते हैं, सब हमारे जो नागरिक हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबके पास अपने पास वो है, क्या कहते हैं, आईफोन वगैरह सब कुछ है, 1 मिनट में चलती है न्यूज़। जो समस्या है वो ये है, जो हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं वो किसी मंच में आके अपनी जो नीतियां हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते। अब जैसे जिक्र हुआ, जैसे दीक्षित साहब पहले कह रहे थे कि जो हमारे जो NSA हैं, शिव शंकर मेनन, जब वो विदेश सचिव थे उन्होंने 2008 में जिक्र किया था कि हम सरबजीत का केस उठाने जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम, ना आपको मालूम होगा ना किसी और को मालूम होगा कि ये किया कि नहीं किया। अगर आपने ये किया, और जैसे आज अखबारों में भी आ रहा है कि 19 बारी आपने टेकअप किया सरबजीत का केस, ये बताते क्यों नहीं हमारे लोगों को? एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर टीवी पे ही सब कुछ नजर आता है तो फिर ये जो तंजीमें वगैरह बनाई गई हैं तो इनको अपने अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। इनको नहीं गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि मीडिया आज पावरफुल है तो हमारे लोग नेता या कोई बताते नहीं हैं, तो इनका हक बनता है उनसे पूछें। ये इनका मानव अधिकार का वो है, इन्होंने मानव इंसानियत का ठेका ले रखा है, तो ये ठेकेदार सही में ये हैं। इनका काम बनता है कि ये नेताओं को पूछे, हमारे राजनेताओं को पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए। जी अगला सवाल, जो इंडियन फार्मर्स हैं वो गलती से यहाँ बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, जबकि वो बेकसूर थे, उनका कोई कसूर नहीं था, वो फिर भी वहाँ कैद हैं। और वहाँ के लोगों में इतनी चिढ़ है इंडियंस को लेके कि वो लोगों का नाम वहाँ पे मज़हब चेंज करा के उनका नाम चेंज कर देते हैं। सरबजीत का नाम पहले सरबजीत था, वहाँ चेंज करके उनका शहनावाज नाम रखवा दिया। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो ये खतरा है जो कि हम सबको मानना चाहिए कि जहाँ फौज डोमिनेट कर जाए या एक ही मज़हब पे लोग कहें, इंसिस्ट करें कि यही मज़हब चलेगा, तो ये पाकिस्तान के साथ समस्या है, जहाँ की फ़ौज हावी थी जिसकी वजह से इतना सारा खून बहा। और दूसरा कि यही एक मज़हब चलेगा, उसके ऊपर से बहुत ही इनके यहाँ बदलाव आए, जिसका एक ही है। दूसरा आप बता रही हैं कि पार कर जाते हैं खेत, तो उसमें तफ्तीश करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्पाई एजेंसियां आदमियों को भेजती हैं ये देखने के लिए कि वो कितना तैयार है आदमी। तो आदमी तो कहने को किसान है, चमेल सिंह भी जैसा बता रहे किसान था और सरबजीत भी किसान था, तो इसलिए थोड़ी सी देर ज़रूर आती है। पर इस बातों को भी मानवाधिकार आयोग और जुडिशल कमीशन को उठाना होगा, जो कि रंगाचारी साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि अवधि के अनुसार कि इस अवधि तक कोई आदमी है या जुर्म के हिसाब से ये जुर्म है तो उसको ज़्यादा सज़ा ना काटनी चाहिए, उसके ऊपर ज़रूर हमको करना चाहिए। और ये करना चाहिए ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, आप किसी भी जेल में हिंदुस्तान में चले जाइए, वहाँ कम से कम क्वार्टर आदमी
वो होगा जो कि सजा से लंबी टाइम काट चुका है पर उसका ट्रायल ही नहीं हुआ। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, मेरा सवाल संदीप दीक्षित सर से है कि जैसा कि उन्होंने मानवाधिकारों के बारे में बात की और अभी हम लोगों ने देखा कि चीन की सेना घुसपैठ कर गई लद्दाख में, कैबिनेट को उसके लिए एक मीटिंग बैठाने के लिए 19 दिनों का वक्त लगा। सरबजीत को छुड़ाने में उनकी सज़ा जो थी उनको भी वापस लाने में हम लोग नाकाम रहे। तो कहीं ना कहीं जो विदेश नीतियां हमारी कमज़ोर पड़ रही हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही जो हमारे जितने भी एजेंसीज़ हैं उनका जो वक्त, वो लोग जो टाइम पर काम अपना नहीं कर रहे हैं उनको भी अपना ये समझना पड़ेगा कि वो किस समय उनको क्या एक्शन लेना है। तो विदेशी नीति में बदलाव, हाँ, ये विदेश नीति का एक भ्रम बनाया जा रहा है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जहाँ चीन की घुसपैठ हुई वहाँ एक भी डिप्लोमेट नहीं बैठा था, इंडियन या चाइनीज़। वहाँ किस्म किस्म के सिक्योरिटी एजेंसी के लोग बैठे हुए थे और वहाँ उनकी नाक के नीचे 40 लोग आ गए और उस बात को कहीं भी उजागर नहीं किया जा रहा। इसका कारण भी आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं उजागर किया जा रहा, और जो कि विदेश नीति पे ब्लेम डाला जा रहा है। ये विदेश नीति है जिसकी वजह से सुम दोरोंगची 1987 में कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसके 26 साल तक अभी तक कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है। तो ये एक भ्रम में डाला जा रहा है उन लोग द्वारा जिन्होंने की ये स्थिति आने दी कि यहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो कोई भी डिप्लोमेट नहीं था, एक डिप्लोमेट। लेकिन वो सिर्फ चाइना के साथ विदेश नीति की बात नहीं कर रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी भारतीय विदेश नीति की बात कर रही हैं। पाकिस्तान के साथ तो राजनीतिक तौर पे संबंध अच्छे बनाने होंगे, उसी के लिए मैंने पहले भी जिक्र किया संसद का प्रस्ताव, क्योंकि जब आप बॉर्डर के ऊपर सेटल करेंगे तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे। ऐसा आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि आपने ले लिया सारा और दिया कुछ नहीं। चीन ने भी जो बॉर्डर सेटल किया कजाकिस्तान के साथ तो $10 बिलियन देने पड़े। 1100 किलोमीटर चीन ने उज्बेकिस्तान से लिए, उनको भी $10 बिलियन देने पड़े। तो या तो पैसा दे दीजिए या जमीन दे दीजिए। लेकिन एक जो हाल के दिनों में चाहे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की बात हो या CBMs के थ्रू संबंध सुधारने की बात हो, उस तरह के एक्शंस से क्या कुछ बातें बनी हैं और क्या आगे बढ़ने की कोई उम्मीद दिख रही है? क्योंकि ये तो चला आ रहा है लेकिन बावजूद इसके हालात जो इनके लेवल पे हैं, स्वर्णलाल जी के लेवल पे, वो कुछ खास नहीं बदल पा रहे। उस पे तो जरूर है कि सरबजीत की मौत बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। स्वर्णलाल जी 3 साल एक्स्ट्रा जेल में काट के गए, बहुत ही गलत थी। पर ये अपने अंदर भी तो देखिए, आपके देश में जो नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, पूरा झारखंड छत्तीसगढ़ में जो बेगुनाह मारे जाते हैं माओइस्ट बना के, और इसकी बहुत लंबी लिस्ट है जिस पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी तो फैक्टर्स हैं। तो ओवरऑल हमें करना है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। ऐसा नहीं है कि जो केस मीडिया हाईलाइट करे वही एक केस है दुनिया में। सोनी सोरी का आपने नाम सुना होगा, जो झारखंड की थी, जिनके साथ इतनी यातनाएं दी गई जेल में, कितना मीडिया ने उठा लिया। और मैं तो गया था जब विनायक सिंह की बेल की प्ली थी तो 8 लोग खड़े हुए थे वहाँ उनके सपोर्ट में और मीडिया नदारत थी। तो ह्यूमन राइट्स तो अपने यहाँ ही नहीं होता। जी, मेरा सवाल संदीप दीक्षित सर से है कि सर, भारत को बार बार पाकिस्तान उकसा रहा है और इसकी घटनाएं हम देख रहे हैं। एक बार हमने जवाब दिया था 1999 में, हाल में जो सबसे लेटेस्ट हमारा मतलब जवाब रहा। क्या आपको नहीं लगता कि फिर से एक तरह हमको ज़मीन पे आ जाना चाहिए और खुली आसमान के नीचे एक बार फिर से लड़ाई कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कर लेनी अगर चाहिए। दिल में अगर इतनी नफरत भरी हुई है तो एक बार निकाल लेनी चाहिए। ये जो है, पाकिस्तान की फौज पूरे देश पे राज्य करती है और एक ही फौज है पूरे रीजन में जो एक युद्ध नहीं जीती। सर, चाइना सर 14 किलोमीटर अंदर आ जाता है, हमारी सरकार बोलती है बातचीत जारी है। सर, बांग्लादेश सर, करोड़ों बांग्लादेश हमारे यहाँ सर आके बस जाते हैं, सरकार बोलती है बातचीत जारी है। सर, हमारे जवान का सर पाकिस्तान सर काट के ले जाता है, हमारी सरकार बोलती है बातचीत जारी है। सर, मेरा सवाल ये है, सर हमारी सरकार सर डरती है क्या? आप कुछ वो टीवी चैनल की तरह बोल रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है सर, पहले मैं तीसरा सवाल आपका लेता हूँ जहाँ की सर कलम किया गया सर, एक सवाल और है सर, हमारा देश है जो सर बीच में आता है, चारों तरफ से पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, हमारी सरकार डर रही है क्या? अगर हम उनको कुछ बोलेंगे वो चारों मिलके हम पे अटैक कर लेंगे। मिलते तो नहीं है कोई, क्योंकि हर जो देश होता है वो बहुत ही स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता है, तो मिलता तो कोई नहीं है। तीसरा सवाल करते हैं हम बिहेडिंग का। 16 जनवरी को हुई, गूगल पे देखिएगा 14 जनवरी को क्या हुआ था, तब आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये बदला था। दूसरा सवाल क्या था आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो लोग आए वो आतंक के लिए आए, वो रोजी रोटी के लिए आए।
जिस तरह की हमारा करीब करीब 20% पंजाब जो है कनाडा पहुंच गया। इटली में अभी ऐसी अफवाह चल गई थी कि जो इलीगल भारतीय हैं उनको एमनेस्टी मिल जाएगी। 4000 आदमी इंडियन एम्बेसी के सामने खड़ा हो गया। तो कई बार तो आदमी रोजी रोटी और पेट की भूख के लिए जाता है। बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं कितना समुद्र कितना अमीर देश है, तो वहाँ से तो आदमी भागेगा ही कहीं और। हिंदुस्तान भी एक जगह है जहाँ की वो भागता है। हिंदुस्तान वो भागता है जो ना पढ़ा लिखा हो, ना पासपोर्ट हो, ना कुछ हो, बस सिर्फ पैर की ताकत हो। वो तो सबसे गरीब आता है। सरबजीत की डेड बॉडी इंडिया आती है, उसे एक तरह से राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है और हमारे हुक्मरानों का बयान आता है, तिरंगे में कफन लपेटा जाता है और हमारे हुक्मरानों का बयान आता है कि बहादुर पुत्र। दूसरी तरफ हम मानवाधिकार की बातें करते हैं, वो आदमी जो एक देश में दोषी करार दिया गया है और हम अपने देश में बहादुर पुत्र का खिताब देके उसे इस तरह से सम्मान देंगे, तो हमारा वैश्विक स्तर पे मानवाधिकार का कानून कितना मजबूत होगा। जी, आप जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो सरबजीत का जो किस्सा है वो सिर्फ मानवाधिकार का किस्सा नहीं है, वो अब किस्सा बन गया है राजनीति का। एक पार्टी ने बयान दिया कि जी ये सरबजीत जो है वो हमारा भारत का बहुत ही मतलब सन ऑफ इंडिया है जी। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, ये पंजाब का बड़ा शेर है। एक सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया, दूसरी सरकार ने कुछ और दे दिया। इसका क्या मतलब है? ये राजनीति है। और राजनीति क्यों चल रही है? इलेक्शन आने वाली है। अब जाने से पहले 2 सवाल, एक सवाल आपसे और रंगाचारी जी आपसे पूछूंगी। पहला सवाल आपसे कि आप अब 14 साल जेल में काटकर भारत आ चुके हैं, आप एक जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप क्या चाहते हैं स्टेट से? मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो कैदी हैं हमारी जो एम्बेसी है उनकी सुध ले, क्योंकि वो कभी उनके पास नहीं जाती है, उनको ये पूछने नहीं जाती है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, किस जुर्म में हो और कब तक आपकी जान छूटेगी। सबसे पहले तो ये चाहूँगा। फिर ये चाहूँगा कि जो लोग आ जाते हैं तो कम से कम उनके पुनर्वास के लिए कि उनको दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। हर एक को, जितने हमारे नेता हैं, जितने नेता हैं हमारे गाल वालों ने, जितने भी नेता हैं, जितने भी डेमोक्रेट हैं, जितने भी कमिश्नर हैं, सबको खत लिखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी। तो इसलिए मेरी ये विनती है कि इन लोगों के पुनर्वास के लिए जो उधर है उनको छुड़ाने के लिए और हमारी एम्बेसी को करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान की एम्बेसी जहाँ चाहती है वहाँ चली जाती है, लेकिन हमारी एम्बेसी को कोई ऑर्डर नहीं है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर वो जाएंगे तो उनको डर है कि हमें मारेंगे और मार के वो भगा भी देते हैं। जी रंगाचारी जी, जहाँ तक आप अभी एम्बेसी की बात कर रहे थे, अपने खुद की तजुर्बे से मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी एम्बेसी को इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, रावलपिंडी भी जाने की इजाज़त नहीं। एम्बेसी उठा लिया अगर उनको इजाज़त नहीं है, किस लिए उधर बिठाई गई है? देखिए, ये अगर आप कहें तो इसके बारे में तो आप जरूर सरकार से कहिएगा जो कुछ कह रहा है, फिर सरकार जो फैसला करे। मैं सरकार की तरफ से, हमारी सरकार सुनती तो आज हम, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं तो सिर्फ आपको जो वास्तविकता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ उनको इजाजत नहीं है बाहर जाने की। और अगर आपको जेल में जाना है तो जो जेल में अगर जाना है, यहाँ भी वही है कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसी को जेल में जाना है तो सरकार की इजाजत के बगैर जा नहीं सकती। मैं आपकी बुनियादी जो बात है उससे मैं असहमत नहीं हूं। पाकिस्तानियों के पास यहाँ सोर्स हैं, यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, सारे हैं, वो इस तरीके से उनसे मिल लेते हैं। ये आप गलत बात कह रहे हैं और जो आपकी चिंताएं हैं उससे वो असहमत नहीं है, उस पर वो भी फिक्रमंद है, लेकिन सवाल ये है कि उनके पास इसका सही जवाब नहीं, क्योंकि वो उस पद पे नहीं है जहाँ पे आपको सही जवाब दे सके। लेकिन जाते जाते एक सवाल और कि ये जो एक विकल्प तलाशा जा रहा है कि कोई ज्वाइंट ट्रीटी कर लिया जाए या कोई ज्वाइंट ट्राइब्यूनल बना दिया जाए ताकि एक जगह पर दोनों ही देशों के मामलों की सुनवाई हो और जल्दी जल्दी ट्रायल हो और वो छूटें और अपने घर जाएं या जो भी उनको सजा देनी है मिले। इससे तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि इसमें 2 सरकारें हैं, दोनों को इसमें हाँ भरनी। अगर सिर्फ एक तरफ से हाँ हो तो उससे गाड़ी आगे नहीं चलेगी। जी तो जरूरत इस बात की है कि दोनों ही सरकारें अपनी अपनी तरीके से इच्छा शक्ति दिखाएं। जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि कानून की कमी किसी तरफ नहीं है। हाँ। ना हमारी तरफ है ना उनकी तरफ है। सिर्फ सवाल ये है उसकी अमल नहीं होता, ना वो करते हैं ना हम करते हैं, जैसे जो कैदियों की जो हालत तो आप ये कह रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं, जो पुरानी चीजें हैं उसी को अगर अमल में ले आया जाए तो भी काफी होगा इन लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन जरूरत यही है कि उन तमाम विकल्पों पर विचार किया जाए जो हमारे आसपास मौजूद हैं मगर उनका पालन नहीं हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद।